बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है, जिसके अंदर हम DML की सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में ही देखेंगे। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि डाटा मैनिपुलेशन जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर हमारे पास 3 कमांड्स होती हैं: इंसर्ट कमांड, सेलेक्ट कमांड और अपडेट कमांड। इंसर्ट कमांड पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, सेलेक्ट कमांड पे हम काम कर रहे हैं और अपडेट कमांड पे हम आने वाले लेक्चर्स में काम करेंगे। ये जो सेलेक्ट कमांड है ये DML की एक कमांड है, एक स्टेटमेंट है। अब दोस्तों आगे फर्दर इस सेलेक्ट स्टेटमेंट की भी आगे 3 टाइप्स हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट की भी आगे 3 टाइप्स हैं। उन टाइप्स को कवर करने से पहले आज एक दोस्त ने, एक फ्रेंड ने जो है वो मैसेज किया, यूट्यूब के ऊपर कमेंट किया कि जनाब सर आप ये बताएं कि जो आप CS403 के फाइनल टर्म के लेक्चर पढ़ा रहे हैं इनमें कौन से लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों लेक्चर नंबर 25 से लेकर फाइनल के अंदर CS403 के लेक्चर नंबर 25 से लेकर अप टू 1 अभी तक मैं जितने लेक्चर पढ़ा चुका हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर क्यूरीज प्रैक्टिकल वर्क आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट तरह की क्यूरीज हैं, DML है, DDL है, तो ये क्यूरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकली पेपर में आपको आनी है ये क्यूरीज, इसलिए मैं आपको साथ साथ देखें प्रैक्टिकल भी करवाता हूँ। सो इसलिए आपके लेक्चर नंबर 25 से लेक्चर नंबर 31 तक, अभी तक हम लेक्चर नंबर 31 पे पहुँचे हैं। तो पीछे जो लेक्चर आपको गुजरे थे लेक्चर 19, 20, 21, 22, 23, 24 वो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इतने नहीं जितने आपके ये लेक्चर 25 से ये भी कंटिन्यू लेक्चर 31 तक इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है, जो सेलेक्ट कमांड है DML की, इसकी आगे फर्दर कितनी टाइप्स हैं। दोस्तों जो आपकी सेलेक्ट स्टेटमेंट है इसकी 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ के आए हो, जिसको हम कहते थे सेलेक्ट, जो आप सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे वो थी, उसे हम कहते थे सिंपल क्यूरी। सेलेक्ट स्टेटमेंट की 3 क्यूरीज होती हैं। ये 3 तरह की सेलेक्ट स्टेटमेंट होती हैं। एक होती है सिंपल क्यूरी, एक नंबर 2 के ऊपर आती है, नंबर 2 के ऊपर हमारे पास जो आती है उसे हम कहते हैं ज्वाइन क्यूरी, और नंबर 3 के ऊपर जो आती है उसको हम कहते हैं सब क्यूरी। इस सब क्यूरी को जो है वो हम इनर क्यूरी भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको जो है वो हम इनर क्यूरी के अलावा नेस्टेड क्यूरी भी कहते हैं, नेस्टेड क्यूरी भी कहते हैं। दोस्तों सेलेक्ट जो आपके पास स्टेटमेंट है इसकी 3 तरह की क्यूरीज होती हैं। हम 3 तरह से जो है सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। पहला सिंपल क्यूरी के तौर पर, दूसरा ज्वाइन क्यूरी के तौर पर, और तीसरा सब क्यूरी या इनर क्यूरी या नेस्टेड क्यूरी के तौर पर। अब बात ये आती है कि दोस्तों हमें कैसे पता चलता है कि हम ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट लगा रहे हैं ये एक सिंपल क्यूरी है, ये एक ज्वाइन क्यूरी है या सब क्यूरी है। तो अभी यहाँ पर लिख के बताता हूँ अब इनके बारे में। दोस्तों अभी यहाँ पर देखिए गौर से, अगर आप जो डाटा फेच कर रहे हो, अगर आप फेच डाटा और रिकॉर्ड फ्रॉम सिंगल टेबल, फेच डाटा और रिकॉर्ड एंड अप्लाई कंडीशन ऑन सिंगल टेबल और सिंगल व्यू, टेबल व्यू या मतलब जो आपके पास वर्चुअल टेबल होते हैं उनके ऊपर। तो सिंपल दोस्तों आप ज़रा गौर से बात सुनिए कि मैंने क्या लिखा है। मैं कह रहा हूँ अगर आप जो रिकॉर्ड फेच कर रहे हो वो और जो आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो वो दोनों अगर आप सेम टेबल पर लगाओ, ऑन सेम टेबल भी आप लिख सकते हो, सिंगल टेबल लिख सकते हो, सेम टेबल लिख सकते हो। तो अगर दोस्तों आप एक ही टेबल पर कंडीशन भी अप्लाई कर रहे हो और उसी टेबल से आप रिकॉर्ड भी फेच कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि हम इसके लिए जो सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो कौन सी स्टेटमेंट होती है, सिंपल क्यूरी होती है। उसके बाद आ जाता है ज्वाइन, फेच फेच रिकॉर्ड और डाटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स और व्यूज़ इज़ कॉल्ड ज्वाइन क्यूरी। यानी अगर दोस्तों आप जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है वो तब यूज़ करो जब आपने एक से ज़्यादा टेबल से डाटा फेच करना हो, तो तब जो दोस्तों सेलेक्ट क्यूरी यूज़ होती है या जो सेलेक्ट कमांड यूज़ होती है उसे हम कहते हैं, ये कौन सी है, ज्वाइन क्यूरी हम लगा रहे हैं तीसरे नंबर पे। फेच
रिकॉर्ड फ्रॉम वन टेबल एंड अप्लाई कंडीशन ऑन एन अदर टेबल। क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, सिंपल क्यूरी में आप रिकॉर्ड फेच और कंडीशन दोनों काम सेम एक ही टेबल पर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सब क्यूरी में कि अगर आप दोस्तों जो रिकॉर्ड फेच कर रहे हो वो एक टेबल से कर रहे हो और जो आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो वो किसी दूसरे टेबल पे अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, इसको हम कहते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट की सब क्यूरी। तो ये दोस्तों सिलेक्ट स्टेटमेंट तीन तरह से यूज़ की जा सकती है, सिंपल क्यूरी के तौर पर यानी जिसमें हम डाटा और कंडीशन सेम टेबल से पर लगा रहे होते हैं। ज्वाइन क्यूरी सिलेक्ट स्टेटमेंट की एक ऐसी क्यूरी है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड जो है वो मल्टीपल टेबल से फैच करते हैं। और सब क्यूरी या इनर क्यूरी या नेस्टेड क्यूरी हमारे पास सिलेक्ट स्टेटमेंट की वो टाइप है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड फैच एक टेबल से करते हैं लेकिन कंडीशन किसी दूसरे टेबल पे लगाते हैं। तो ये दोस्तों इन तीनों में डिफरेंस था। इससे पहले प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमने जितनी भी दोस्तों सिलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ी हैं वो सारी की सारी कौन सी थी, सिंपल क्यूरी थी। आज की सिलेक्शन 31 के अंदर हम जो क्यूरी सिलेक्ट स्टेटमेंट की टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो ये वाली है, ज्वाइन क्यूरी होगी या फिर वो सब क्यूरी होगी। तो चलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे टाइप्स ऑफ ज्वाइंस की टाइप्स मैंने आपको प्रीवियस मिड टर्म में भी करवाई हुई हैं, तो यहाँ पे दोबारा आ गई हैं यहाँ पे, लेकिन विद डेफिनेशन और विद प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले आता है जी इनर ज्वाइन। ओनली दोज रोज फ्रॉम टू टेबल्स आर ज्वाइन डैट हैव सेम वैल्यूज इन द कॉमन एट्रीब्यूट। कहता है जब आप दो, जैसे मैं बता चुका हूँ ज्वाइन कब लगता है जब दो या दो से ज़्यादा टेबल से डाटा फैच करना हो। अब ये तो आप पहले बांध लेना बात कि ज्वाइन तब लगता है जब डाटा एक टेबल से नहीं बल्कि दो या दो से ज़्यादा टेबल से फैच करना हो, तब ज्वाइन लगता है। तो यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, कहता है हम जिन दो टेबल से डाटा फैच करने जा रहे हैं उनके अंदर हम डाटा फैच कर रहे हैं बेस्ड ऑन कॉमन एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल की हेल्प से आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट करें, ये आपके पास एक टेबल है कोर्स टेबल, दूसरा टेबल है प्रोग्राम टेबल। अब आपने क्या दोस्तों किया, इन दोनों टेबल में से आपने सिर्फ वो डाटा फैच करना चाहते हो जो इन दोनों टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट का डाटा है। मतलब देखो इन दोनों टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है, देखो इस टेबल में पीआर नेम है और इस टेबल में भी पीआर नेम है, मतलब इन दोनों टेबल में एक एट्रीब्यूट है पीआर नेम जो कि कॉमन है। तो अगर दोस्तों आप दो टेबल में जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है अगर उस कॉमन एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ के बेस पर या उसकी रोज़ की बेस पर डाटा फैच करो तो इसको हम कहते हैं, हम कौन सा ज्वाइन लगाने जा रहे हैं, इनर ज्वाइन लगाने जा रहे हैं। अब इनर ज्वाइन लगता है कैसे है, उसकी क्यूरी यहाँ पे क्यूरी लिख के दिखाता हूँ इनर ज्वाइन कैसे लगता है। तो यहाँ मैं लगाने जा रहा हूँ जी इनर ज्वाइन, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई ना कि जब आप दो टेबल के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है उसकी रोज़ की बेस पर या उसकी वैल्यूज़ की बेस पर डाटा फैच करते हो तो उसको हम कहते हैं इनर ज्वाइन। ये इसकी होगी डायग्राम के थ्रू एग्जांपल, और ये इसकी मैंने डेफिनेट करवा दी है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी क्यूरी लिखने जा रहा हूँ इनर ज्वाइन की। तो इनर ज्वाइन की क्यूरी कैसे लिखते हैं, उसके लिए लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक सारे के सारे कॉलम फ्राम, दो टेबल से डाटा फैच करना है तो पहले टेबल का नाम कोर्स, आगे आप लिखते हो इनर ज्वाइन और दूसरे टेबल का नाम क्या है, प्रोग्राम। देन उसके बाद लगाते हैं कंडीशन। हमारी कंडीशन कैसे, यहाँ दोस्तों कंडीशन लगाने के लिए वेयर नहीं लिखते, ये बात याद रखिएगा। ज्वाइंस के अंदर कंडीशन लगाने के लिए हम वेयर नहीं लिखते बल्कि क्या करते हैं ऑन लिखते हैं। तो ऑन लिखने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों टेबल में जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है, अब देखिए यहाँ जैसे यहाँ पे दोनों टेबल में कौन सा कॉमन एट्रीब्यूट है, पीआर नेम और पीआर नेम। तो यहाँ पे आप इनर ज्वाइन जब लगाते हो तो कंडीशन के अंदर आप उस एट्रीब्यूट का नाम बताते हो जो एट्रीब्यूट दोनों टेबल में कॉमन होता है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे जो COURS कोर्स टेबल के अंदर, कोर्स डॉट मीन कोर्स टेबल के अंदर जाओ, उसके अंदर जो पीआर नेम नाम का कॉलम है अगर उसकी वैल्यू इक्वल हो किसके, जो मेरा प्रोग्राम टेबल के अंदर जो पीआर नेम वाला कॉलम है उसके। तो ये क्यूरी है जनाब आपकी किसकी, इनर ज्वाइन की, ठीक है। तो ये क्यूरी आप नोट कर लें। नेक्स्ट अगली कौन सी टाइप आती है ज्वाइन की, ये देखें ये क्यूरी ज्वाइन की लिखी हुई है। नेक्स्ट दोस्तों अगली ज्वाइन की टाइप है आउटर ज्वाइन। ये आउटर ज्वाइन क्या होता है दोस्तों, आउटर ज्वाइन की 3 टाइप्स होती हैं। आउटर ज्वाइन की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। अब आउटर ज्वाइन की डेफिनेशन क्या है, ज्वाइन ऑपरेशन डेट रिले ऑन नल वैल्यूज कॉल्ड आउटर ज्वाइन, मतलब एक ऐसा ज्वाइन जिसके अंदर आप नल वैल्यूज को भी फैच कर लेते हो। ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर दोस्तों इनर ज्वाइन में क्या हो रहा था, सिर्फ वही वैल्यूज फैच हो रही हैं जो दोनों टेबल्स में कॉमन है। लेकिन आउटर ज्वाइन में क्या होता है, आउटर ज्वाइन में दोस्तों वो वैल्यूज भी फैच होती हैं जो कॉमन होती हैं और वो वैल्यूज भी फैच होती हैं जो जो नल वैल्यूज होती हैं, मतलब जो कॉमन नहीं होती है। जैसे यहाँ पे अब आउटर ज्वाइन की 3 टाइप्स होती हैं, तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 तीनों करवाता हूँ आपको। तो पहली जो टाइप है इसकी उसको हम कहते हैं फुल आउटर ज्वाइन। ये फुल आउटर ज्वाइन कौन सा होता है, एक ऐसा
ज्वाइन जिसके अंदर आप दोनों टेबल के तमाम एट्रीब्यूट की सारी वैल्यूज फैच करते हो, चाहे वो कॉमन हो या कॉमन ना हो। तो जब आप दोस्तों एक ऐसा ज्वाइन लगाओ जिसमें आप दोनों टेबल या मल्टीपल टेबल्स के सारे कॉलम की सारी रो फैच करो, तो उसको हम कहते हैं हम कौन सा ज्वाइन लगाने जा रहे हैं, फुल आउटर ज्वाइन लगाने जा रहे हैं। जैसे देखो मैंने हर दोनों टेबल के तमाम कॉलम को रेड कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ है, मतलब क्या कि आप दोनों टेबल के तमाम कॉलम्स की वैल्यूज डिस्प्ले करने जा रहे हो। तो इसकी क्यूरी कैसे लिखते हैं वो भी करके दिखाता हूँ। इसकी क्यूरी दोस्तों इस तरह से लिखते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पहले टेबल का नाम कोर्स, आगे आप लिखते हो फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, और उसके बाद दूसरे टेबल का नाम प्रोग्राम, देन उसके बाद कंडीशन लगाने के लिए ऑन, और उसके बाद दोनों टेबल में जो कॉमन एट्रीब्यूट है, मतलब कोर्स टेबल के अंदर कोर्स COURSE कोर्स टेबल के अंदर डॉट जो PR नेम वाला एट्रीब्यूट है अगर वो इक्वल हो किसके, प्रोग्राम टेबल के अंदर डॉट जो PR नेम वाला एट्रीब्यूट है उसके। तो ये है जनाब फुल आउटर ज्वाइन की क्यूरी। देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ जहाँ भी इन्हें ज्वाइन लिखा होता है वहाँ पे फुल आउटर ज्वाइन लिखा आ गया, ठीक है। इसी तरह दोस्तों इसकी दूसरी एक टाइप होती है फुल आउटर ज्वाइन की, जिसको कहते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है, नाम ज़ाहिर हो रहा है, यानी एक ऐसा ज्वाइन जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट साइड वाला टेबल है, अभी यहाँ पे देखो दो टेबल है ना, ये आपका लेफ्ट टेबल है और ये आपका राइट टेबल है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है कि आपके लेफ्ट टेबल के सारे एट्रीब्यूट की वैल्यू डिस्प्ले होती है, चाहे वो कॉमन हो या ना हो, लेकिन राइट टेबल की सिर्फ वो वैल्यू डिस्प्ले होती हैं जो कॉमन होती हैं। दोबारा फिर बता देता हूँ, लेफ्ट आउटर ज्वाइन के अंदर आपके लेफ्ट वाले टेबल की सारी वैल्यूज डिस्प्ले होती हैं, जबकि राइट टेबल की सिर्फ वो वैल्यू डिस्प्ले होती हैं जो क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। अब इसको कैसे लगाते हैं, इसको लगाने का भी सेम तरीका है, इसको लगाने का भी सेम तरीका। यहाँ पे मैं कमेंट भी करता हूँ, ये कौन सा ज्वाइन हमने लगाया था, फुल आउटर ज्वाइन, ये लो हम लगाया था फुल आउटर ज्वाइन लगाया था हमने। अब हम लगाने जा रहे हैं कौन सा ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो उसके लिए दोस्तों यही सेम क्यूरी होगी, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आएगा, फ़र्क आएगा यहाँ पे आपका, जहाँ पे आप लिख रहे हो ना फुल आउटर ज्वाइन, ये मैं लिख देता हूँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन, और यहाँ पे फ़र्क आएगा सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे आपने लिखा ना फुल आउटर ज्वाइन, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। बाकी क्यूरी सेम रहेगी। उसके बाद इसकी दोस्तों एक तीसरी टाइप होती है आउटर ज्वाइन की, जिसका नाम है राइट आउटर ज्वाइन। इसमें क्या होता है, इसमें उल्ट हो जाता है, मतलब दो टेबल है, मान लो आपके पास एक कोर्स टेबल है, एक प्रोग्राम टेबल है। कोर्स टेबल लेफ्ट पे टेबल है और प्रोग्राम टेबल आपके पास राइट टेबल है। अब इसमें क्या होता है, राइट आउटर ज्वाइन मीन नाम ज़ाहिर हो रहा है, मतलब एक ऐसा ज्वाइन जिसके अंदर राइट टेबल की सारी वैल्यू डिस्प्ले होती हैं, जबकि लेफ्ट टेबल की सिर्फ वो वैल्यू डिस्प्ले होती हैं जो क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। अब इसकी क्यूरी कैसे लिखते हैं, इसकी क्यूरी भी सेम ऐसी लिखते हैं, सिर्फ जहाँ पे फुल लिखा हुआ है आपने वहाँ पे RIGHT राइट लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, राइट आउटर ज्वाइन, RIGHT राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपकी तीन टाइप्स हैं आउटर ज्वाइन की, फुल आउटर ज्वाइन जिसमें दोनों टेबल की सारी वैल्यू डिस्प्ले होती हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन जिसमें लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यू डिस्प्ले होती हैं लेकिन राइट टेबल की सिर्फ कॉमन वैल्यू डिस्प्ले होती हैं। उसके बाद तीसरी टाइप राइट आउटर ज्वाइन जिसमें लेफ्ट टेबल की सिर्फ कॉमन वैल्यू डिस्प्ले होती हैं, जबकि राइट टेबल की सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले होती हैं, ठीक है जी। चलें, ये आउटर ज्वाइन की आपको तीनों टाइप्स मैंने सिखा दी हैं। अगली जो दोस्तों टाइप आ रही है वो है जी सेमी ज्वाइन। सेमी ज्वाइन क्या होता है, सेमी जैसे नाम ज़ाहिर हो रहा है, मतलब एक ऐसा ज्वाइन जिसमें आधी वैल्यूज़ आप लेफ्ट टेबल की उठाते हो यानी एट्रीब्यूट, और आधी वैल्यूज़ आप जो है वो राइट टेबल की उठाते हो। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा था, फर्स्ट इनर ज्वाइन इज परफॉर्म्ड ऑन द पार्टिसिपेटिंग टेबल्स एंड देन रिजल्टिंग टेबल इज प्रोजेक्टेड ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ वन टेबल। क्या मतलब है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, सेमी ज्वाइन किसे कहते हैं दोस्तों, एक ऐसा ज्वाइन जिसके अंदर आप क्या करते हो, वैल्यूज़ तो आप वही डिस्प्ले करते हो जो कॉमन होती हैं, मतलब दोनों टेबल्स की वैल्यूज सिर्फ वही डिस्प्ले होंगी जो दोनों टेबल्स में क्या होंगी, कॉमन होंगी, जैसे इनर ज्वाइन में होता है। लेकिन इनर ज्वाइन में इसमें एक डिफरेंस है कि इनर ज्वाइन में भी सिर्फ कॉमन वैल्यू डिस्प्ले होती हैं, सेमी ज्वाइन में भी कॉमन वैल्यू डिस्प्ले होती हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है दोस्तों, इनर ज्वाइन में दोनों टेबल के सारे एट्रीब्यूट डिस्प्ले होते हैं, मतलब इस टेबल के भी तीनों एट्रीब्यूट, इस टेबल के भी तीनों एट्रीब्यूट। लेकिन दोस्तों जो सेमी ज्वाइन होता है इसमें ये होता है कि आपके दोनों टेबल में आप अपनी मर्जी से कॉलम डिस्प्ले करते हो, मतलब सारे कॉलम डिस्प्ले नहीं करते। मान लो जैसे आपने कहा कोर्स टेबल का सिर्फ ये कॉलम CR कोड डिस्प्ले करो और प्रोग्राम टेबल का सिर्फ PR नेम और PR क्रेडिट डिस्प्ले करो। अब इसको हम क्यूरी को लिखेंगे कैसे, सेमी ज्वाइन की क्यूरी लिखने के लिए हम सिंपल यहाँ पे आते हैं और यहाँ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ सेमी ज्वाइन। इसको लिखते कैसे हैं, आपने लिखा सेलेक्ट, उसके बाद स्टैटिक लिखना, तो क्या मतलब होता है सारे कॉलम, लेकिन आपको मैं अभी बता चुका हूँ कि सेमी ज्वाइन के अंदर सारे दोनों टेबल के सारे एट्रीब्यूट डिस्प्ले नहीं होते, बल्कि चंद एट्रीब्यूट डिस्प्ले होते हैं, वो भी आपकी मर्जी से। तो मान लो आपने यहाँ लिख दिया सारे एट्रीब्यूट नहीं, बल्कि क्या कौन से एट्रीब्यूट, कोर्स टेबल का CR कोड, तो इसमें 7 टेबल का नाम बताना पड़ता है, COURSE कोर्स टेबल के अंदर डॉट जो CR कोड है, एक तो वो कॉलम डिस्प्ले हो, कामा,
उसके बाद प्रोग्राम टेबल के अंदर डॉट जो PR नेम है वो डिस्प्ले हो, कामा उसके बाद प्रोग्राम टेबल के अंदर डॉट जो PR क्रेडिट्स हैं, यही था ना आपके एट्रीब्यूट का नाम, क्रेडिट्स, हाँ यस क्रेडिट्स, PR जो क्रेडिट्स है वो डिस्प्ले हो। उसके बाद फ्राम कहाँ से, दो टेबल है, पहले टेबल का नाम फ्राम COURSE कोर्स टेबल, और देन उसके बाद आपका आ जाता है ज्वाइन का नाम सैमी ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन का नाम आ गया। उसके बाद आपने कंडीशन कैसे करनी है ऑन, और उसके बाद दोनों टेबल में जो कॉमन एट्रीब्यूट है कैसे COURSE कोर्स डॉट उसके अंदर जो PR नेम वाला कॉमन एट्रीब्यूट है वो, और उसके बाद अगर वो इक्वल हो किसके, मतलब कंडीशन सब में यही रखती है कि दोनों टेबल में जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसको इक्वल रखते हैं हमेशा। और उसके बाद मैंने कहा जो प्रोग्राम टेबल है डॉट उसके अंदर जो PR नेम वाला कॉलम है, ठीक है, इस तरह से CR कोड, ठीक है। तो ये आपके कॉलम्स के नाम लिखे हुए हैं। तो ये आपकी कंडीशन होगी, लास्ट में आ जाएगा सेमी कॉलम। तो अब क्या होगा, अब आपके रोज़ वो डिस्प्ले होंगी दोनों टेबल्स की जो कॉमन होंगी, लेकिन कॉलम जो है वो सारे डिस्प्ले नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ वही कॉलम डिस्प्ले होंगे जिनका आपने यहाँ पे नाम बताया है। तो ये होता है आपका सेमी ज्वाइन। ये क्यूरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यूरीज मैं करवा रहा हूँ आपको, ये पेपर में आपको आनी है, और ये इन क्यूरीज को अच्छे से कवर कर लेना। बाद में कहना समझ नहीं आई, मैंने देखो आपको एक डिफरेंट टेबल्स की शेप के साथ डिस्प्ले कर रहा हूँ कि किस टेबल का क्या मतलब है। नेक्स्ट आता है जी जनाब हमारे पास अगली जो ज्वाइन की टाइप आती है लास्ट, वो है जी सेल्फ ज्वाइन। ये सेल्फ ज्वाइन कहता है, इसकी डेफिनेशन है इन सेल्फ ज्वाइन अ टेबल इज ज्वाइंड विद इट्स सेल्फ, मीन कि यानी जब आपके पास एक ही टेबल हो और वो टेबल अपने साथ ही ज्वाइन लगा रहा हो, मतलब आप सेम टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन कर रहे हो, तो इसको कहते हैं सेल्फ ज्वाइन। अब यहाँ पे मैं इसको डायग्राम से कवर करता हूँ आपको। पहले ये देखें जनाब, टेबल आपके पास एक ही है जिसका नाम है कोर्स टेबल, और आपने क्या किया, इस कोर्स टेबल को कोर्स टेबल के साथ ही ज्वाइन कर दिया। तो जब दोस्तों आप एक टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करते हो तो इसको हम कहते हैं सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके सारे एट्रीब्यूट डिस्प्ले होते हैं, ठीक है, लेकिन दो दफ़ा क्यों, क्योंकि आपके पास सेम टेबल दो दफ़ा है ना, मतलब आपने सेम टेबल को आपस में ज्वाइन किया। तो जब आपके पास एक टेबल तो वो जिसको आपने ज्वाइन किया, दूसरा टेबल वो, मतलब ये जब आप इसे ज्वाइन करोगे इस तरफ आपस में, तो कितने टेबल बन जाएंगे, दो टेबल बन जाएंगे ना। तो आपके एक ही टेबल के सारे एट्रीब्यूट दो दफ़ा डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो सेल्फ ज्वाइन में ये बात याद रखिएगा, सेल्फ ज्वाइन में आपके सिंगल टेबल के जो सारे एट्रीब्यूट होते हैं वो दो दफ़ा डिस्प्ले होती हैं। दो दफ़ा डिस्प्ले क्यों होते हैं, क्योंकि आपने उस टेबल को अपने साथ एक दफ़ा ज्वाइन किए, एक दफ़ा तो उसके अपने एट्रीब्यूट, और एक दफ़ा ज्वाइन करने के बाद जो एट्रीब्यूट आएंगे वो वाले एट्रीब्यूट। तो अब इसको ज्वाइन करते कैसे हैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ इसकी क्यूरी। तो आप कौन सा ज्वाइन करने जा रहे हो, सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन कैसे करते हैं, उसके लिए सिलेक्ट स्टैटिक। अब दोस्तों अच्छा ये बात याद रखिएगा, ये जो सेल्फ ज्वाइन के अंदर एट्रीब्यूट हैं ये आपकी मर्जी है। एट्रीब्यूट अगर आपने सारे डिस्प्ले करने हैं, मान लो अगर आपने सारे एट्रीब्यूट डिस्प्ले करने हैं तो सारे एट्रीब्यूट के डबल एट्रीब्यूट डिस्प्ले होंगे, मतलब CR कोड भी दो दफ़ा डिस्प्ले होगा, CR नेम भी और PR नेम भी। लेकिन अगर आपने आप चाहते हो सारे एट्रीब्यूट डिस्प्ले नहीं करने, कोई एक एट्रीब्यूट मान लो जैसे आप कहते हो मैंने सिर्फ CR कोड डिस्प्ले करना, तो क्या होगा भला, CR कोड दो दफ़ा डिस्प्ले होगा, क्योंकि आप ज्वाइन लगा रहे हो ना, ज्वाइन में दो डुप्लीकेट चीज़ डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पे मैं दोनों तरीक़ों से आपको करके दिखा देता हूँ। तो पहले अपने का सिलेक्ट स्टैटिक मीन सारे कॉलम, फ्राम कहाँ से, COURS कोर्स टेबल से, और इसके ऊपर आपने कौन सा ज्वाइन लगाने जा रहे हो, सेल्फ ज्वाइन। तो आप यहाँ लिखोगे सेल्फ ज्वाइन। अच्छा इसको एक और आप सेल्फ ज्वाइन डायरेक्ट भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे सारे देखते हैं सारे कैसे लगाया हुआ है। सेल्फ ज्वाइन लगाने के दो तरीके होते हैं, यहाँ पर तो आप सेल्फ ज्वाइन कीवर्ड लिख सकते हो, ये देखो सर ने कैसे लगाया हुआ है, सर ने सेल्फ ज्वाइन कीवर्ड नहीं लिखा, विदाउट कीवर्ड लिख दिया। तो आपकी मर्जी होती है, आप सेल्फ ज्वाइन कीवर्ड लिख लो, यहाँ आप कामा भी लगा सकते हो, इस तरह आप ऐसे लगाओ कामा, और उसके बाद अगेन टेबल का नाम कोर्स, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जब दोस्तों ऐसे करते हैं तो फिर क्या करते हैं, चूँकि दोनों टेबल का नाम सेम है तो उसकी कन्फ्यूजन होगी। तो उसकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको पता ना, हमने अलाइज कीवर्ड देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अलाइज, जिसमें हम अपनी मर्जी का इस नाम को अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं। दोस्तों जब भी आप सेल्फ ज्वाइन लगाते हो तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी का नाम चूज़ करते हो। तो आपने लिखा एज, और एज के बाद आपने यहाँ पे इसको नाम दे दिया लेट्स से C1, और इसको नाम दे दिया आपने एज C2, ठीक है। तो आपने इस टेबल को नाम दे दिया C1 और इस कोर्स टेबल को नाम दे दिया C2। अब आपके दो डिफरेंट नाम हो गए यहाँ पे। तो आप कंडीशन यहाँ पे कैसे लगाओगे, ये बात याद रखिएगा कि सेल्फ ज्वाइन के अंदर कंडीशन लगाने के लिए ऑन नहीं लिखते बल्कि वेयर लिखते हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो वेयर लिखने के बाद क्या लिखा, पहले टेबल का नाम। तो ये तो आपको पता ना, मैंने आपको बताया था कि सब ज्वाइंस के अंदर कंडीशन जो है किस पे लगती है, कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर। आप मुझे बताएं इन दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है। आप सोच रहे इनमें तो कॉमन एट्रीब्यूट सारे के सारे हैं, लेकिन दोस्तों जब आप सेल्फ ज्वाइन लगाते हो तो उसके अंदर हम उस कॉलम को एज ए कॉमन कॉलम चूज़ करते हैं जो कि प्राइमरी की होती है। तो यहाँ पे CR कोड एज ए प्राइमरी की है, तो हम प्राइमरी की के ऊपर जो है इक्वल कंडीशन लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा C1 डॉट, उसके अंदर जो हमारे पास एट्रीब्यूट है
CR कोड वो अगर इक्वल हो किसके, C2 टेबल के अंदर डॉट जो CR कोड है वो, ठीक है। तो सेल्फ ज्वाइन के अंदर जो प्राइमरी की वाला कॉलम होता है उसको आपस में क्या करते हैं, इक्वलिटी कर देते हैं उसकी आपस में। तो ये है दोस्तों आपके पास सेल्फ ज्वाइन। और ये देखें जैसे मैंने आपको कहा था कि सेल्फ ज्वाइन के अंदर हर एट्रीब्यूट 2 दफ़ा डिस्प्ले होता है। ये देखो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ठीक है जी। तो इस तरह से नेक्स्ट आती है दोस्तों आपके पास सब क्यूरी। ये सब क्यूरी मैं आपको ऑलरेडी देखें ऊपर बता चुका हूँ कि कहाँ गई ये सब क्यूरी, ये गई। तो सब क्यूरी बेसिकली सिलेक्ट स्टेटमेंट की एक तीसरी जो है वो क्यूरी होती है, जिसको हम सब क्यूरी, इनर क्यूरी या फिर नेस्टेड क्यूरी कहते हैं। ये कैसे क्यों कब यूज़ होती है, जब आपने रिकॉर्ड एक टेबल से फैच करना हो लेकिन कंडीशन किसी दूसरे टेबल पे लगानी हो, तो उसके लिए हम जो है सब क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे वापस चलते हैं, उसकी देखते हैं डेफिनेशन। कहते हैं सब क्यूरी इज़ आल्सो कॉल्ड नेस्टेड क्यूरी। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि सब क्यूरी को इनर क्यूरी भी कहते हैं और नेस्टेड क्यूरी भी कहते हैं, एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ एसक्यूएल कहता है। और ये जो एसक्यूएल का सबसे पावरफुल फीचर है। A nested query is a query that has another query embedded within it। यानी कहता है इसको हम नेस्टेड क्यूरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक क्यूरी के अंदर एक दूसरी क्यूरी एम्बेड करते हैं। द एम्बेडेड क्यूरी इज कॉल्ड द सब क्यूरी। कहता है वो जो हमने क्यूरी के अंदर एक दूसरी क्यूरी एम्बेड करते हैं ना, उस एम्बेडेड क्यूरी को हम क्या कहते हैं, सब क्यूरी कहते हैं। अब दोस्तों इसको लगाते कैसे हैं वो लगा के दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे सर ने यहाँ पे नीचे लगाई भी होगी, तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली लगा के दिखाता हूँ ये सब क्यूरी लगाते कैसे हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा, आपने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक सारे के सारे कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से, आगे आपने लिखा वेयर अगर जो क्रेडिट्स हैं जो मार्क्स हैं, अगर जो मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर हो किससे। अब इसके आगे आप कंडीशन नहीं लगाओगे बल्कि एक और क्यूरी लगाओगे। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है, सब क्यूरी में क्या होता है, हम अपनी कंडीशन के आगे राउंड ब्रैकेट लगा के एक और पूरी क्यूरी लिखते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया कि कंडीशन, ये देखो डाटा आप स्टूडेंट टेबल से फैच कर रहे हो लेकिन देखना कंडीशन आप किसी और टेबल पे लगा रहे हो। तो यही तो मैंने बात आपको कही थी कि आप डाटा देखो स्टूडेंट टेबल से फैच कर रहे हो लेकिन कंडीशन जो है किसी और टेबल पे लगाने जा रहे हो। देखना ज़रा सेलेक्ट, आपने कहा जो सेलेक्ट मार्क्स सेलेक्ट करो, मार्क्स सेलेक्ट करो फ्राम कहाँ से, कोर्स टेबल से, COURS कोर्स टेबल से। और आगे आपने लिखा वेयर अगर COURS कोर्स कोर्स टेबल से, वेयर अगर COURS कोर्स कोड जो है अगर वो ग्रेटर हो किसके, 100 के। लें जी ये क्यूरी अब किस तरह ख़त्म होती है, ये होती है दोस्तों सब क्यूरी। देखो फैच आप डाटा स्टूडेंट टेबल से कर रहे हो लेकिन कंडीशन आप कहाँ पे लगा रहे हो, कंडीशन आप जो है वो कोर्स टेबल पे लगा रहे हो। ये देखो कोर्स टेबल पे कंडीशन लग रही है, तो ये होती है सब क्यूरी, ठीक है। ये होती है सब क्यूरी। तो इस तरह आप ये यही एग्जाम्पल पेपर में दीजिएगा। यहाँ सर ने यहाँ भी हैंडआउट्स में भी एक एग्जाम्पल दी हुई है, तो आप चाहें तो वो भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। देखो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर CGPA ग्रेटर इक्वल टू सेलेक्ट मैक्स CGPA फ्रॉम स्टूडेंट वेयर प्रोग्राम नेम इक्वल टू BCS। मतलब सर कह रहे हैं स्टूडेंट टेबल में से वो वाले प्रोग्राम नेम सेलेक्ट करो जो कि BCS है, और उसमें से जो सा CGPA सबसे मैक्सिमम है ना उसकी वैल्यू फैच करो। जब CGPA की वैल्यू फैच हो जाएगी उसके बाद वो क्या करेगा, CGPA की बेस पर जिस स्टूडेंट के CGPA सबसे ज़्यादा होगा ना उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है क्या करके ले आएगा, फैच करके ले आएगा, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं सब क्यूरी या फिर इनर क्यूरी। तो आप ये वाली क्यूरी भी कर सकते हो सर वाली, और ये आप ये वाली क्यूरी। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे सर ने तो एक ही सेम टेबल पर जो है डाटा भी फैच कर रहे हैं और सेम टेबल से जो है क्यूरी भी कंडीशन भी लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, देखो सर ने डाटा फैच किया स्टूडेंट टेबल से फैच तो कर रहे हैं लेकिन कंडीशन सर फिर एक सिलेक्ट क्यूरी के थ्रू लगा रहे हैं। कंडीशन नॉर्मल क्यूरी सिंपल क्यूरी नहीं लगा रहे, सिंपल जो है वो कंडीशन नहीं लगा रहे, बल्कि कंडीशन सर किसके थ्रू लगा रहे हैं, कंप्लीट एक सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू। दोस्तों ये भी इसे भी हम नेस्टेड कंडीशन ही कहते हैं, जिसमें आप कंडीशन जो है अगर सेम टेबल पे भी लगा रहे हो तो किसके थ्रू, प्रॉपर एक सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू। तो इसको भी हम नेस्टेड क्यूरी कह सकते हैं। वैसे नेस्टेड क्यूरी मोस्टली हम तभी यूज़ करते हैं जब हमने डाटा एक टेबल से फैच करना हो लेकिन जो कंडीशन है वो किसी दूसरे टेबल पे लगानी हो, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको सब क्यूरी की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट दोस्तों एक्सेस कंट्रोल। लें जी पीछे आपकी जो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ के आए हैं वो किसकी स्टेटमेंट थी, वो किसकी कमांड थी, DML की। अब दोस्तों आगे टॉपिक स्टार्ट हो गया एक्सेस कंट्रोल, और ये एक्सेस कंट्रोल जो है किसकी कमांड्स हैं, DCL की। DCL मीन डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की, ठीक है। तो मैंने आपको ये पीछे पढ़ाई हुई थी कि SQL की 3 सर ने बताई थी लैंग्वेज होती हैं, DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब दोस्तों जो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है, लास्ट पे जो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज थी उसके आगे मैंने बताया था ना आपको, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की 2
कमांड होती हैं, ग्रांट और एक रिवोक। ग्रांट यूज़ होती है जब आपने किसी को कोई एक्सेस देनी हो, और रिवोक कमांड जब आपने किसी से कोई एक्सेस वापस लेनी हो। अब इन दोनों कमांड्स की आगे सर ने क्यूरीज भी करवाई हुई हैं, तो वो क्यूरी यहाँ पे लिखी हुई हुई हैं, और वो क्यूरी कैसे लिखते हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखते हैं जनाब क्यूरी, देखो ग्रांट, ठीक है, क्या ग्रांट करना है आपने, मान लो आपने कहा मुझे सेलेक्ट स्टेटमेंट ग्रांट करनी है ऑन किस टेबल पे, स्टूडेंट टेबल पे, किसको, टू आगे लिखते हैं, टू मीन किसको ये ग्रांट करनी है, आगे टू के आगे उस यूज़र का नाम लिखते हैं जिस यूज़र को आपने ये एक्सेस देनी है। तो मैंने कहा मैंने खिज़र को एक्सेस देनी है, तो खिज़र के HIZAR, खिज़र बेसिकली क्या है जी, खिज़र बेसिकली मेरे यूज़र का नेम है। तो इस तरह दोस्तों हम उसको कंडीशन ग्रांट करते हैं, और उसके आगे आप एक्सेस भी दे सकते हो ग्रांट की, जैसे यूजिंग ऑल ग्रांट्स, जो भी हम आगे लिख सकते हैं, जैसे विद ग्रांट ऑप्शन, तो आगे आप लिख सकते हो विद ग्रांट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह ये क्यूरी होती है ग्रांट की। तो यहाँ पे देखो अब सर ने भी ऐसे लिखा ग्रांट इंसर्ट मीन मुझे इंसर्ट वाली ऑप्शन देनी है। अगर दोस्तों आपने एक से ज़्यादा अगर किसी मान लो आप चाहते हो ये जो खिज़र यूज़र है इसको मैंने एक से ज़्यादा ऑप्शन देनी है, मतलब एक से ज़्यादा जो है वो एक्सेस देनी है, मतलब सेलेक्ट एक्सेस भी देनी है। अभी सिर्फ इसको कौन सी एक्सेस मिलेगी, सेलेक्ट क्यूरी वाली। मान लो आप चाहते हो मुझे उसे इंसर्ट क्यूरी वाली ऑप्शन भी एक्सेस देनी है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, पहली एक्सेस, उसके बाद लगाते हो कॉमा, उसके बाद दूसरी एक्सेस, मीन आप कहते हो मुझे उसे इंसर्ट वाली एक्सेस भी देनी है। तो इस तरह आप एक से ज़्यादा एक्सेस भी दे सकते हो, और अगर आपने सारी एक्सेस देनी है तो फिर हम लिखते हैं ऑल। तो इस तरह हम दोस्तों एक्सेस देते हैं। तो ये देखेंगे ये ग्रांट की क्यूरी होगी। उसके बाद नेक्स्ट रिवोक की क्यूरी, रिवोक का मतलब होता है उससे एक्सेस वापस लेना। तो मान लो आपने कहा मैंने जो खिज़र को एक्सेस दी हुई है, ये जो खिज़र को एक्सेस दी हुई है ये मैंने वापस लेनी है, तो कैसे वापस कैसे लेते हैं, उसके लिए देखें हम लिखते हैं रिवोक, आगे जो एक्सेस वापस लेनी है वो ऑन किस टेबल से, फ्राम आगे अपने यूज़र का नाम, और कैस्केड आगे एग्जीक्यूटेड बाय, ये क्यूरी एग्जीक्यूट किसने की थी उसका बंदे का नाम कैस्केड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिवोक, कैसे लिखते हैं रिवोक, ठीक है। और आपने कौन सी चीज़ रिवोक करनी है, तो आपने खिज़र को क्या दिया था, सेलेक्ट एक्सेस दी थी और इंसर्ट, तो आपने कहा मुझे उससे सेलेक्ट वाली जो एक्सेस है वो वापस लेनी है, और उसके बाद ऑन किस टेबल से, स्टूडेंट टेबल से, और देन बताते हैं फ्राम मीन किस यूज़र से आप ये एक्सेस वापस लेना चाहते हो, तो मैंने कहा खिज़र यूज़र से, और उसके बाद कैस्केड और ये क्यूरी एक्सेस एग्जीक्यूट किसने की थी उस यूज़र का नाम बताते हैं आगे, तो एग्जीक्यूटेड बाय उस यूज़र का नाम, जिस यूज़र ने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, मतलब ग्रांट क्यूरी को जिस यूज़र ने एग्जीक्यूट किया था ना उस यूज़र का नाम। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेड बाय और आगे उस बंदे का नाम, एग्जीक्यूट बाय, मान लो आपने कह दिया इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया था जनाब KST ने, तो इस तरह ये क्यूरी इस तरह से ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेड नहीं क्या आएगा, एग्जीक्यूटेड बाय, ठीक है, COTED, हाँ एग्जीक्यूटेड, हाँ ठीक है जी, एग्जीक्यूटेड बाय आगे उस यूज़र का नाम। वैसे ये ऑप्शनल होती है, ये जो कैस्केड है ना ये ऑप्शनल होती है, यहाँ तक वैसे रिवोक की क्यूरी ओरिजिनल होती है वो सिर्फ यहाँ तक ही होती है कि कौन सी एक्सेस वापस लेनी है, ऑन किस टेबल से वापस लेनी है, और किस यूज़र से वापस लेनी है। इस तरह ये रिवोक की क्यूरी जो है वो काम करती है। लेकिन यहाँ तक दोस्तों आपकी क्यूरी सारी कंप्लीट होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।